हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना सिंह और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कक्षा 11 और 12वीं की हिंदी की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से नाटक लिखने का व्याकरण। इस पाठ में जो मुख्य बिंदु हैं जिनको मैं विश्लेषित करूंगी इस वीडियो के माध्यम से, उसमें पहला है नाटक और अन्य विधाएं, यानी कि जो हिंदी साहित्य की अन्य विधाएं हैं उनकी नाटक और उनसे तुलना की जाएगी। नाटक में समय का बंधन। तीसरा बिंदु है नाटक के तत्व क्या क्या होते हैं। चौथा है नाटक के विषय। पांचवा है नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा। अगला बिंदु है नाटक की शिल्प संरचना, यानी कि नाटक के विषय में जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। नाटक के विषय में मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर ने कहा है कि नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। नाट्य तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनके लिए पालन से ही अच्छा नाटक लिखा जा सकता है, यानी कि उन नियमों का पालन करने से ही नाटक अच्छा नहीं लिखा जा सकता। विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद ही साबित हुए हैं, यानी कि इन नियमों से अलग हटकर ही नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए, संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए, तभी कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है। यानी कि वो नाटक जिसे हम देखने के साथ अपने आप को स्वयं को उससे जोड़ सकें। लगातार यह प्रश्न हमारे सामने आता रहा है कि कविता, कहानी, उपन्यास की तरह नाटक भी साहित्य के अंतर्गत ही आता है। फिर इसकी रचना में क्या अंतर ज़रूरी हो जाता है। जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि नाटक अपनी कुछ विशिष्टताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे साहित्य की अन्य विधाएं हैं कविता, कहानी, उपन्यास, इस तरह नाटक भी साहित्य की एक विधा है, लेकिन अन्य विधाओं से ये कुछ अलग है। स्वयं हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। दृश्य काव्य यानी जिसे देखा जा सके, जहाँ से नाटक अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति ग्रहण करता है वह है उसका लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होना। यानी कि लिखा भी ऐसे जाता है नाटक कि अगर उसे पढ़ा भी जाए तो उसका दृश्य बोध होता है, यानी कि वो लगता है कि वो पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो गया है। जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, वहीं एक नाटक को अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी ही होता है, यानी कि उसका पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं होता। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने होता है, यानी कि स्टेज पे जब हम उस नाटक को देखते हैं, तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। निष्कर्ष यह है इन बातों का कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए है। क्योंकि जब तक नाटक का मंचन न देखा जाए, नाटक को देखा न जाए, तब तक उसमें एक अपूर्णता बनी रहती है। नाटक लिखते समय नाटक का एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है, और वह है समय का बंधन। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। जैसे कहानियों को हम कई भागों में भी कर सकते हैं, उपन्यास को भी कर सकते हैं, किंतु नाटक को हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसको लिखते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसका मंचन सकुशल किया जा सके। नाटककार अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्यकाल से उठाए, इन दोनों ही स्थितियों में से नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। कहानी अतीत की हो या भविष्य की हो, लेकिन लिखते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसका मंचन हमेशा वर्तमान में ही होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में
एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। जैसे किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटना को कहानी, उपन्यास या कविता में उसके मूल संदर्भ में उसी काल में रख कर भी उसका पाठ किया जा सकता है, पर नाटक में उसे हमारी आंखों के सामने एक बार फिर घटित होना होता है। एक नाटककार को यह भी सोचना जरूरी है कि दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना भी जरूरी है, इसलिए समय का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। नाटक में 3 अंक होते हैं, इसलिए उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की जरूरत होती है। यदि हम भरत लिखित नाट्यशास्त्र को भी देखें तो उसमें भी नाटककारों से अपेक्षा की गई थी कि नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट होनी चाहिए। एक यहाँ दृश्य देखिए, ये पारसी थिएटर शैली में खेले गए नाटक का एक दृश्य है। एक नाटक के लिए ज़रूरी होता है उसका कथ्य। पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प फॉर्म अथवा संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी या अनुभव होना चाहिए, तभी वो एक अच्छे नाटक की कहानी को रच सकता है। यह बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि नाटक को मंच पर मंचित होना है। यही कारण है कि एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। जैसे संपादक जो होता है वो समाचार को या उस समाचार पत्र में छपने वाली कहानियों को या संदेशों को अपनी निगरानी में काट छाट कर इस तरह का बनाता है कि वो दर्शक के आकर्षण का माध्यम बने। इसी प्रकार नाटककार को भी एक संपादक की तरह ही होना चाहिए। पहले तो घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव, फिर उन्हें किस क्रम में रखा जाए कि वे शून्य से शिखर तक विकास की दिशा में आगे बढ़े, यह कला उसे अवश्य आनी चाहिए। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद, डायलॉग्स। दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई जरूरी नहीं कि वह संवादों का सहारा ले, लेकिन नाटक का तो उसके बिना काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि बिना संवाद के नाटक का मंचन नहीं किया जा सकता। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य हैं। इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी होता है। यही कारण है कि नायक प्रतिनायक सूत्रधार की परिकल्पना भारतीय पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में आरंभ से की गई थी। वह कौन सी चीज है जो एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करती है? वह है संवादों का अपने आप में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना और लिखे तथा बोले जाने वाले संवादों से भी ज्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनलिखे एवं अनकहे संवादों की ओर ले जाना, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में सबटेक्ट्स कहा गया है। सबटेक्स्ट, जिस नाटक में इस तत्व की जितनी ज्यादा संभावनाएं होंगी वह नाटक उतना ही सफल होगा। उदाहरण के लिए हैमलेट का एक प्रसिद्ध संवाद टू बी और नॉट टू बी या स्कंदगुप्त का अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, संवाद अनगिनत संभावनाओं को उजागर करता है। यानी कि डायलॉग्स ऐसे होने चाहिए जो कि वो देखने वाले दर्शकों को से जुड़े हो या उनको अंदर तक उनको झिझोड़ दे, उनको सोचने पर उनको संवेदित करे। इस तरह की संवाद अगर होंगे, लोगों का जुड़ाव उस नाटक से तभी बन पाएगा। इन उदाहरणों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि संवाद ऐसे हों जो कि दर्शकों के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हों, वो उन्हें अंदर तक स्पर्श करें और इस तरह के संवाद जो है वो लंबे समय तक याद रह जाते हैं। जैसे टू बी और नॉट टू बी, यहाँ और नहीं है, ये और है। ये अंग्रेजी का वाक्य है, यहाँ और नहीं, ये और है। यानी कि बहुत हो या नहीं हो,
इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त जो नाटक है, इसमें जो संवाद है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यानी कि अधिकार के सुख में एक अजब सा नशा है, आकर्षण है, लेकिन ये सारहीन है, यानी कि इसका बहुत वो जितना ये आकर्षक दिखता है उतना वास्तव में होता नहीं है, सिर्फ दूर से ही इतना ये इसमें नशा है, इसमें आकर्षण है। तो इस तरह के संवाद जो हृदय स्पर्शी हो, दर्शकों को एकदम अंदर तक स्पर्श कर जाए, उनके जीवन से जुड़े हुए महसूस हो, तो उन्हें लंबे समय तक याद रह जाते हैं। जैसे फिल्मी पर्दे पे हम देखते हैं बहुत सारे संवाद, बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे होते हैं फिल्मों के जो कि बहुत लंबे समय तक याद रह जाते हैं। तो ये संवाद का ये क्वालिटी होती है, ये गुणवत्ता होती है। अब इस वीडियो के अंत में मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस पूरे पाठ का सार आपको बता दूंगी। सार यानी कि उसकी समरी। अब इसमें मैंने बताया, क्या नाटक के विषय में बताया, तो उसके लिए कौन कौन से प्रमुख बिंदु होते हैं। जैसे पहला है कि नाटक ही एक ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है। यहाँ तक कि नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्यकाल से संबद्ध हो, तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है, क्योंकि जब भी उसका मंचन होता है तो वो वर्तमान में ही होता है। इस प्रकार संवाद ऐसे लिखे जाते हैं ताकि जब उसका मंचन हो तो वो उस परिस्थिति और परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इन्हीं तरह के बिंदुओं को मैं इसलिए अंत में बता रही हूँ ताकि इस पे आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है वो इसी तरह से बनते हैं। इन बिंदुओं को अगर हम ध्यान में रखें तो इसके प्रश्नों को करने में बहुत आसानी होगी। अगला बिंदु है, नाटककार को पहले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है, यानी किस घटना पे उसको नाटक की रचना करनी है, वो ऐतिहासिक है, राजनीतिक है या वर्तमान से संबंधित है। फिर उन्हें एक निश्चित क्रम में रखना होता है। अगला बिंदु, एक अच्छा नाटक वही है जो कथा को आपसी बहस मुबाहिसों से आगे बढ़ाए, यानी कि आपस में संवादों के माध्यम से जो तर्क प्रस्तुत हो उस घटना, उस मुख्य कथ्य के पक्ष और विपक्ष में, और उसके अनुसार कहानी आगे बढ़े। अगला बिंदु है, नाटक और रंगमंच जैसी विधा का सृजन मूलतः अस्वीकार के भीतर से ही होता है, यानी कि जब हमारे अंदर कोई किसी परिस्थिति से अस्वीकार की भावना यानी कि विद्रोह की भावना आती है, उसके विपक्ष में हमारे मन में विचार उठते हैं, तभी हम उसका सृजन इस तरह के नाटकों का सृजन होता है। अब इस पाठ के जो प्रश्न हैं उन पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। जैसे पहला प्रश्न है कि नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्यकाल से संबद्ध हो, तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। इस धारणा के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, मैंने अभी इस बिंदु को यहाँ विश्लेषित किया अंत में कि इसलिए ताकि जब भी मंचन होता है नाटक का वो वर्तमान में ही होता है, इसलिए उसकी जो उसका संबद्ध होता है कि उसको वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है, क्योंकि नाटक का मंचन हमेशा वर्तमान काल में होता है। अगला प्रश्न है, संवाद चाहे कितने भी तत्सम और क्लिष्ट भाषा में क्यों न लिखे गए हों, स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तो उनके दर्शक तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं? पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। बिल्कुल सही बात है कि अगर दर्शक तक संप्रेषित होता है, यानी कि दर्शक इतना बुद्धिजीवी है कि वो क्लिष्ट भाषा, उस कठिन भाषा को समझ सकता है, तत्सम यानी कि संस्कृत निष्ठ शब्दों से प्रयुक्त भाषा उसे वो समझ सकता है, तब उसके मंचन में कोई अड़चन नहीं आएगी। यदि अगर दर्शक के समझ के परे है वो भाषा, तो वहाँ उस मंचन का कोई अभिप्राय नहीं बनता उस तरह के नाटक का। तो जैसे शास्त्रीय संगीत होता है, जिन लोगों को उसका ज्ञान होता है वो उसमें बिल्कुल तल्लीन हो जाते हैं, सुनते हैं, लेकिन जिन्हें उसका कोई ABCD पता नहीं होता उनके लिए बहुत उबाऊ हो जाता है। इसके साथ ही ये वीडियो जो है समाप्त होता है। आपके मन में किसी तरह के डाउट हो, किसी तरह के प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेझिझक पूछिए, मैं अवश्य बताऊंगी। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।